तो दोस्तों देखिए फाइनली हमारा फोन ऑन हो चुका है और बहुत मेहनत करने के बाद ये फोन ऑन हुआ चालू है। हो रहा है ये सेट। देखिए डायरेक्ट 20 के ऊपर जाके चालू हो रहा है ये सेट और ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है दोस्तों। और इसका जो एरिया है गर्म होने का मैं वो भी बताता हूँ इसको। स्क्रीनशॉट डाला है 1.2 बीप आ रहा था, तो बीप आने के कारण मुझे सबसे पहले मैंने बक कॉइल को निकाला। मान लीजिए ये आपका बूस्ट कॉइल है, मैंने इसको निकाला तो मेरे पास अब दो टिप्स मिल गए। सो ऑब्वियस है कि मैंने यहाँ पर चेक किया तो मुझे यहाँ पर तो रीडिंग मिल गई, पर मुझे यहाँ पर 1.2 सेम मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग मिली। तो ऑब्वियस है कि मैं सबसे पहले सीपीयू को रिवॉल्व करूंगा। तो ये मेरा पहला सोल्यूशन होना चाहिए, सीपीयू को रिवॉल्व करना। अगर मैं सीपीयू को रिवॉल्व करता हूं उसके बाद और लगाता हूं फिर भी यहाँ पर 1.2 करके अगर मैं बूस्ट। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवरत्न अग्रवाल और आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। एक कॉमन इशू पर एक काफी हार्ड इशू है ये। अगर मैं इसकी बात करूं, ये है डेड मोबाइल का इशू। और हालांकि मोबाइल बहुत पुराना है बट हमारे को फॉल्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ये मेरा एक लैब है जो मेरे घर पे है और ये जो मैं काम करता हूँ ये मेरे काम में करता हूँ। जब मैं अपनी क्लासेस ले लेता हूँ उसके बाद मैं रात में जाके काम करता हूँ। और अभी भी रात के 10:30 बजे बज रहे हैं, अभी भी रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी भी हम काम कर रहे हैं। और ये जो काम रहते हैं दोस्तों, ये हमारे आसपास के एरिया से हमको मिलते हैं, दुकानों से मिलते हैं और हमारे कुरियर हमें मिलते हैं, तो वो हम उनसे काम करते हैं। और यही हम अपने स्टूडेंट को भी प्रैक्टिकल में देते हैं। हालांकि स्टूडेंट अपने बहुत सारे मोबाइल लेकर आते हैं तो उनको भी हमें वैसे देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बाजारों के कोई ज़्यादा बड़े इशू नहीं आते हैं। जनरली डैड और ये जो इशूज़ होते हैं ये हम इन पे ज़्यादा काम करके अपने स्टूडेंट को इन पे ये भी बताते हैं कि नए नए क्या क्या फॉल्ट आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि टीचर का एक अपडेट होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरे हिसाब से टीचर वही है जो रेगुलर काम कर रहा है। अगर जो टीचर खाली बोर्ड पर लेकर बैठ गया है तो मेरे ख्याल से वो टीचर ही नहीं है, क्योंकि वो रटाया हुआ बोल रहा है चीज़ें। तो टीचर वही है जो डेली आपको कोई ना कोई मोबाइल बनाकर आपको बता रहा है, कोई ना कोई मोबाइल आपके सामने बना रहा है, तो वही टीचर मेरे हिसाब से माना जाता है। तो चलिए अभी बात करते हैं सीपीयू और पावर के बीच की। दोस्तों सीपीयू और पावर के बीच में बड़ा संबंध है। जैसे हमारे फ़ोन को चालू होने के लिए बहुत सारे वोल्टेज की ज़रूरत होती है और तरह तरह के वोल्टेज हमारे फ़ोन को, क्योंकि हर एक सेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो एक कंपनी होती है, एक कंपनी में हर एक प्रकार का एक बंदा होता है जो काम कर रहा है उस कंपनी में और जो एक तरह के नौकरी कर रहा है उस कंपनी में। तो हर एक की एक अपनी एक सैलरी होती है। जैसे अगर जो मेन जो सीईओ होते हैं उनकी सैलरी सबसे बड़ी होती है, ऑब्वियस से ज़्यादा सैलरी लेंगे। फिर उसके अंदर मैनेजर्स होते हैं उनकी सैलरी, फिर उसके बाद उनके को एम्प्लॉय उनकी सैलरी और उनके असिस्टेंट एम्प्लॉय और उसके बाद जूनियर एम्प्लॉय। फिर जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड वाला, तो इन सब की सैलरी और भी कम होती है। वैसे ही हमारे मोबाइल फ़ोन के भी वोल्टेज कुछ इसी प्रकार होते हैं। जो हमारे बैटरी से जो हमारे को वोल्टेज मिलते हैं वो 4.2 वोल्टेज मिलता है, बट जब 4.2 वोल्टेज हर जगह नहीं जा सकता, क्योंकि पर 4.2 वोल्टेज हर जगह नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक सेक्शंस को जरूरी नहीं है 4.2 वोल्टेज के साथ चालू हो। जैसे डिस्प्ले सेक्शन हो गया, वो डिस्प्ले सेक्शन अगर आउटपुट देता है तो +5 -5, पर उसको भी ईएन सिग्नल चाहिए, उसको भी सीपीयू के कमांडिंग चाहिए जो कि 1.8 इस तरह के वोल्टेज में उसको मिलता है। उसके अलावा भी बहुत सारे वोल्टेज होते हैं नेटवर्क में, 1.1, 1.9, 1.8, 1.2, कैमरे में भी 1.2, 1.9, 1.8 और 2.8। ये सारे जो वोल्टेज होते हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं स्कीमेटिक में। तो और ये सारी चीजें ही हमें समझना होता है कि जो हमें पढ़ा रहा है उसको स्कीमेटिक का नॉलेज है कि नहीं है। सर्किट डायग्राम्स का प्रॉपर नॉलेज सिर्फ लाइनों को खींच के या एक कॉइल बता देने से नहीं होता है। बाकायदा एक रिपेयरिंग करके एक मोबाइल को, फोन को सामने प्रेजेंट करके दिखाना होता है, ये बताना होता है कि कौन सा वाकई में वहाँ वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यही रिपेयरिंग होती है। तो आज एक मैं फॉल्ट लेके आया हूँ। एक हमारे पास मोबाइल है 5A और इसमें दोस्तों क्या इशू है तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। तो चलिए कैमरे को कर लिया सेटअप। यहाँ हम कर लेते हैं
अपने डीसी को थोड़ा सा जूम, ताकि आप डीसी मशीन की रीडिंग चेक कर सकें। तो देखिए, ये आपको डीसी मशीन दिखाई दे रही होगी। हम बूट केबल लगा के आपको बताते हैं कि हमारे पास में क्या फॉल्ट आ रहा है। तो हमारा बूट केबल हम लगाते हैं। तो देखिए, ये हमारा बूट केबल ये है, और नोटिस कीजिएगा ये हमारे पास ये ऑलरेडी इस सेट में काम है दोस्तों, काम हुआ है। क्योंकि जब मैंने ये सेट खोला था तो इसकी जो आपको सीढ़ी दिख रही है वो उतरी हुई थी, और स्क्रू भी इसके एक दो निकले हुए थे। तो पूरा मोबाइल फोन अलग रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम इसको अच्छा, इस पर और भी मैं बताता हूँ कि इस पे काम कितना हुआ। इसका बैटरी कनेक्टर भी टूटा हुआ था, जो कि मैंने निकाला है यहाँ पर, जो कि मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा। अभी फिलहाल मैंने निकाला है, अगर ये सेट चालू करता हूँ तो मैं इसको इस पर जरूर रिप्लेस करूंगा इसी वीडियो में। तो अब इसका बैटरी कनेक्टर तो भाई टूटा हुआ है, तो हम इसको चालू करने के लिए हमें इसे प्लस माइनस देना होगा। बूट केबल से तो ये होगा नहीं। तो चलिए, दो टूजर में अपने सामने रख लेता हूं। तो आप डीसी मशीन पे ध्यान रखिएगा। देखिए, एक टूजर से, तो ये मेरा तरीका है, आपके भी अलग अपने तरीके होते होंगे चालू करने के। क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई परमानेंट ऐसा केस करना नहीं है, मैं जनरली बैटरी कनेक्टर लगा देता हूँ। बट क्योंकि केस मुझे आपको दिखाना है, तो मैंने सोचा कि चलो ये केस आपको दिखाया जाए। चलिए, तो यहां हमने दोस्तों, अच्छा आपको फोन दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, ठीक है। यहां हमने फोन को रखा हुआ है बी बैट पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी हमारी रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा फोन बिल्कुल ओके है, शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पर, मतलब जो ऑटो रीडिंग लेता है। अब हम इसको ऑन करेंगे। मैं आपको इस तरह से दिखाता हूं कि आपको दिख जाए। देखिए, तो अभी मैं आपको पूरी स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकता, फिलहाल आप रीडिंग चेक कीजिए इसकी। तो मैंने इसकी बी बैट पर रखा हुआ है और ये कोई भी शॉर्टिंग नहीं ले रहा है। अब मैं इसकी पावर की को प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा ये डायरेक्ट कितनी रीडिंग ले रहा है। तो देखिए, ये रीडिंग लेना चालू हो गया और ये डायरेक्ट 30 के ऊपर रीडिंग ले रहा है। और देखिए, ये फोन चालू तो हो रहा है पर 30 के ऊपर रीडिंग हो रहा है। अब ऐसे में ग्राफिक्स हालांकि भी आ नहीं रहे, और बेसिकली फोन तो देखिए, आपको फोन बूट कर रहा है आपको। ये देखिए, मैं फिर से दिखाना चाहूंगा आपको, पहले कंडीशन देखिएगा। ये देखिए, डायरेक्ट 20 के ऊपर जाके चालू हो रहा है ये सेट। देखिए, डायरेक्ट 20 के ऊपर जाके चालू हो रहा है ये सेट, और ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है दोस्तों। और इसका जो एरिया है गर्म होने का, मैं वो भी बताता हूँ इसको। तो ऐसे सेट को कैसे बनाएं, तो हमने इसको ऑलरेडी फॉल्ट डिटेक्ट कर लिया है, तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और थोड़ा आपको लेवल भी बताऊंगा। सर्किट, बिना सर्किट डायग्राम के भी हम देखेंगे चीजों को, कि जरूरी नहीं है हर एक का सर्किट डायग्राम नहीं होता मार्केट में। देखिए, सबसे पहले किसी भी केस में जब आपके पास कोई ऐसा सेट आए, देखिए आप यहाँ पे पीसीबी देख रहे होंगे, सबसे पहले आई स्कैनिंग कीजिए, देखिए कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। देखिए, इस साइड में ना डिस्प्ले आईसी भी निकली हुई है, जैसे मैंने बताया साइड में काम हुआ है, डिस्प्ले आईसी भी साइड में निकली हुई है, मतलब ऑलरेडी किसी ने शॉर्टिंग के चक्कर में निकाली होगी, फिर बनानी होगा सेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी कंपोनेंट निकले हुए हैं, ये कंपोनेंट आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी निकाला हुआ है, ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी काम हुआ है, मतलब इस साइड में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग निकालने के चक्कर में कंपोनेंट निकाले गए हैं।
और फिर आप देखेंगे, देखिए BQIC पे कोई काम नहीं किया गया और PFO पे भी कोई काम नहीं किया, और यहाँ पर कोई कंपोनेंट ऐसे निकला तो नहीं दिख रहा। ये कैपेसिटर यहाँ पे हो सकता है ये निकला हो, पर यहाँ पर ये नॉर्मली NF दिख रहा है यहाँ पर मुझे, और ये BQ पर है और RF पर कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे पतरा भी लगा हुआ है। बाकी ये मेरा रिंगर IC है, रिंगर IC पर भी कोई काम हुआ नहीं, पर यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा कंपोनेंट निकाला गया है जो कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो बेसिकली कौन सा कंपोनेंट होगा ये हमें डायग्राम में देखकर पता चलेगा क्या है। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट और ये निकालने का तरीका भी होगा मेरे ख्याल से, ऐसा ज़्यादा टेक्नीशियन बिना RN से या फिर बिना SMD से निकालते हैं सीधे टूजर से झटक कर, तो कि गलत है। फिर पीछे हमने जो ये यहाँ पे जो पैड है वो भी डिस्टर्ब है। बाकी इसमें MMC का कोई काम नहीं हुआ है, नहीं तो यहाँ पर आपको जंपर लगे हुए देखते। देखिए यहाँ पर भी कुछ कंपोनेंट निकाले गए हैं। तो बेसिकली आई स्कैनिंग के बहुत कुछ पता चलता है ऐसे सेटों में। और मेरी एक समझ है, सोच है कि कभी भी हमेशा ध्यान रखें जो भी सेट ऑटो रीडिंग भी नहीं ले रहा है, अगर मान लो चालू होने के बाद भी वो कोई रीडिंग लेता है तो पहले तो आप बाहर चेक करो, तो आप देखो कि आपका कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। और जनरली ऐसे टाइम पे अगर आपको शॉर्टिंग देखिए तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर के साथ में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्टिंग चेक करते हैं एक बार। देखिए डिस्प्ले पावर के पास भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों। और डिस्प्ले करेक्टर के आसपास चेक कर लेते हैं। चार्जिंग के आसपास शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पर। ये आपका एक फ्यूल गॉज IC है बैटरी टेम्परेचर के लिए, बहुत कम मोबाइलों में ये लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो जनरली शॉर्टिंग जब ऐसी जगह पे ना मिले दोस्तों तो हमेशा ध्यान रखना, जहां पे आपको ये कैपेसिटरों का झुंड दिखाई दे रहा है ना, इस पर भी आप चेक कीजिए। ये बक लाइन के कैपेसिटर होते हैं, फिल्टर कैपेसिटर होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अब अक्सर ये BP बजाते हैं क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है काफी लो होता है, बट एंड्रॉइड में MI में ये रेजिस्टेंस लगभग 300 के ऊपर तो रहना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है, ओनली 1.2। डेट मीन यहाँ पर ये कंडीशन हमको दिख रही है कि शॉर्ट है, उतना कुछ तो शॉर्ट है, हो सकता है CPU भी शॉर्ट हो, बक लाइन पर है। तो हम यहाँ पर पावर IC के पास जो बक बूस्ट कॉइल है वो चेक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इस पे हमें कोई भी, जैसे जनरली क्योंकि ये PM लगा हुआ है, अगर आई होता तो एक हमें बूस्ट कॉइल नेगेटिव में मिल सकता था, बट क्योंकि PM है सो हमारे पास सारे बूस्ट कॉइल यहाँ पर पॉजिटिव ही मिलेंगे। और जो रीडिंग मिलेगी वो हमें 300 के ऊपर मिलेगी। अगर मैं 300 रीडिंग की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर तो देखिए इस बूस्ट कॉइल पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, यहाँ पर सही है। ये भी हम चेक करेंगे, इस बूस्ट कॉइल पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है हमको, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पे भी रीडिंग है, देखिए ऐसी रीडिंग हमें देखने को मिलेगी 355 जैसे यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ आपको दिख रहा होगा हल्का सा, तो यहाँ पे ये जो बूस्ट कॉइल है आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है। देखिए ये बूस्ट कॉइल आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है ना, कैपेसिटर। और देखो बूस्ट कॉइल का जो रेजिस्टेंस है आप देखेंगे तो वो भी 1.2 सेम जो आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। तो हम सबसे पहले ये बूस्ट कॉइल को निकालते हैं और चेक करते हैं कि हमारा पावर IC शॉर्ट है कि बूस्ट कॉइल शॉर्ट है। तो देखिए हमने बूस्ट कॉइल निकाल लिया
ठीक है, अब हम इसकी सॉर्टिंग चेक करेंगे कि अगर ये पावर की ओर आ रहा है तो पावर को हम उठाएंगे, सीपीयू की ओर आ रहा है तो सीपीयू को हम उठाएंगे। तो देखिएगा आप लोग, तो देखिए पावर की ओर ये आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली जितना मैंने बोला था 300 के ऊपर रीडिंग आनी चाहिए। और सीपीयू के पास आ रहा है देखिए 0.9, जो कि सीपीयू से लाइन हमें शॉर्ट दिखाई दे रही है। तो हम इसका मतलब हम सीपीयू निकालेंगे दोस्तों इसका। तो सीपीयू के ऊपर जो सील्ड लगा हुआ है उसको मैन्युअली हटाएंगे हम। इसको हमें हीट के लिए जरूरत नहीं है, ये कटर से नॉर्मली हट जाती है। और इसका जो सीपीयू है वो निकालेंगे हम। तो देखिए सीपीयू निकालते हैं हम। अभी मैं दोस्तों बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहो, क्योंकि मैं अभी आपको बक लाइन क्या होती है, ये लाइन कौन सी है, बिना डायग्राम के समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आपको भी पता चलेगा कि एसर टेलीकॉम ज्वाइन करने के बाद आपने क्या क्या सीखोगे। क्योंकि दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत कुछ है जो एक बार में नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम तो हमेशा बोलते हैं अपडेट में हमेशा 2 बार आओ। दूसरा, एक बार में जितना भी सीख के जा सकते हो उतना सीखो, और एक ऐसे उसे सीखो जो लाइन में बने हैं। अब खाली अगर आपको एमएमसी के वीडियो देखने को मिलते हैं हमारे चैनल पे तो समझो कि हम हार्डवेयर में वीक हैं, पर हमारे यहाँ हार्डवेयर, एमएमसी, सॉफ्टवेयर सब तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। हमारे जो सॉफ्टवेयर के टीचर है डोके सर, उनका एक अलग चैनल है, उस पर आप देखेंगे तो हमेशा आपको लेटेस्ट एफआरटी देखने को मिलेगी, स्मार्ट टेलीकॉम 1 करके। और एक, क्योंकि हमारे देवदत्त अग्रवाल चैनल पे मेरे में तो दूसरे में आपको स्टूडेंट के रिव्यू तो मिलेंगे, साथ में हमारे हार्डवेयर के भी रिव्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमने सीपीयू को निकाल लिया दोस्तों। ये हमारा फोन है, ये आप देखिए, ठीक है। अब हम इसकी स्टार्टिंग चेक करेंगे। अब हम बूस्ट कॉइल भी लगा देते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको इसकी लाइनिंग थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे। तो देखिए बूस्ट कॉइल हमारी लग गई है। तो इस फोन को चालू करने के लिए हम पावर और एमएमसी भी चेंज करनी पड़ी तो हम करेंगे, क्योंकि वीडियो में हम आपको पूरा दिखाएंगे, वीडियो लंबी हो सकती है आई हो। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर, तो दोस्तों आइए चलिए चेक कर लेते हैं हमारा जो रीडिंग है कॉइल लगाने का। तो दोस्तों चलिए चेक कर लेते हैं कॉइल लगाने का जो हमारा रीडिंग है वो हमारा किस तरह का आ रहा है। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर यहाँ पर। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रीडिंग वापस आ गई है। तो ये हमारी बक लाइन की रीडिंग है बेसिकली।
अब सीपीयू लगाने के बाद ये भी रीडिंग 300 के ऊपर ही होनी चाहिए। फिलहाल अभी रीडिंग बिल्कुल सही चल रही है। ये हमेशा पावर से जाती है सीपीयू को। इसको मैं पूरा समझाऊंगा अभी सीपीयू लगाने के बाद, सेट चालू करने के बाद में। कोशिश तो यही है कि सेट चालू हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी 1.2 आ रहा था। देखो आप एक फुटेज भी देखिए, 1.2 आ रहा था। अब देखिए अब कितना आ रहा है, स्टेबल। तो इसका मतलब हमारा सेट बिल्कुल ओके हो गया है। अब हमें सीपीयू लगाना है। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने काम किया सीपीयू के साथ में। तो चलिए सीपीयू लगाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हाफ में आपने देखा कि किस तरह से मैंने सीपीयू निकाल के इस फोन की जो एक सेकेंडरी लीकेज है, इसको हम ट्राइनी लीकेज भी भूल सकते हैं, कि जो ना बीपीएच में ना किसी दूसरे की सीआईसी में, कैसे मैंने सीपीयू को निकाल के ये चेक किया कि बक लाइन इसकी जो थी वो शॉर्ट थी। जनरली 90% ऐसे टाइम पे सीपीयू शॉर्ट होते हैं, पर इस केस में मेरे साथ अच्छा हुआ। या क्या हो सकता है, या ये हो सकता है कि किसी ने इसको रीहॉट किया हो सीपीयू को डैड मोबाइल के केस में, और सीपीयू को मेल्ट कर दिया हो। तो रीहॉटिंग तो कर रहे हैं आप लोग, पर रिबॉलिंग जरूर करें, और ये आना बहुत जरूरी है। चलिए अब हमने सीपीयू तो रिबॉल्व करके रख लिया है, क्योंकि ये सेकेंड हाफ था। अब हम सिर्फ सीपीयू लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो गया है और मैं नहीं चाह रहा था सीपीयू रिबॉलिंग में आपका टाइम वेस्ट हो। तो यहाँ पर अब हम सीपीयू लगा देते हैं इसमें। मैं दिखा देता हूं आपको सीपीयू रिबॉलिंग। ये देखिए, ये हमारा सीपीयू रिबॉल्व किया हुआ, जो कि हमने परफेक्ट तरीके से रिबॉल्व किया है। छोटा सा सीपीयू है, कोई नहीं। तो अब हम इसको लगाएंगे। रीडिंग चेक की जाए। तो देखिए 300 के ऊपर रीडिंग आ रही है हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो हमारे को रीडिंग पहले आ रही थी वो 1.2 बीप के साथ, अब वो हमारी रीडिंग सही हो गई है। अब एक बार सेट ऑन करेंगे, पर ऑन करने के लिए हम इसका कनेक्टर भी लगा देते हैं, और इसमें डिस्प्ले आईसी भी नहीं है तो इसका ग्राफिक्स नहीं बनेगा। पहले पर ऑन करके जरूर देखेंगे हम। तो वो कनेक्टर पहले लगा देते हैं दोस्तों, ऑन करते हैं। और कनेक्टर लगाने के लिए कोई पीसीबी देखते हैं, अगर हमारे पास मिल जाए स्क्रैप। तो देखिए हमारे पास स्क्रैप मिल गई है। हम इसी का, अच्छा ये आईसी जो टूटा हुआ है तो हम किसी और आईसी से निकाल लेंगे। फिलहाल इसका हम ये कनेक्टर तो निकाल ही सकते हैं।
कनेक्टर भी लग गया दोस्तों। और अब हम चेक करेंगे फोन हमारा क्या रीडिंग ले रहा है, और पहले और अब की रीडिंग में हम अंतर चेक करेंगे। तो चलिए हम इसकी बूटिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारा फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि इसमें भी हमें डिस्प्ले आईसी और लगानी है, और भी देखने कोई इशू तो नहीं है फ़ोन चालू होने में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे कनेक्टर लगा दिया है। तो पावर बूट केबल लगाने के बाद देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, जो कि पहले भी नहीं थी शॉर्टिंग, क्योंकि इसमें लीकेज का प्रॉब्लम था जो ऑन होने के बाद हो रहा था। अब हम इसको, आप देख सकते हैं डीसी। अब हम पावर को बूट करेंगे। अब हम बूटिंग करेंगे दोस्तों। अब मैं पावर की स्विचिंग करूंगा। तो पावर की स्विचिंग करने के टाइम देखिए आप इसकी डीसी की रीडिंग देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल बूटिंग ले रहा है, और इसका मतलब ये है कि हमारा सेट ऑन हो चुका है और कोई भी अब शॉर्टिंग नहीं है इसमें। तो ये हमारा सेट ऑन हो चुका है और कोई भी सेट शॉर्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए, तो ये अच्छी बात है कि हमारा एक काम हो चुका है। अब पीसीबी की कंडीशन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब आप पीसीबी की कंडीशन जैसे देख रहे हैं। अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले आईसी लगानी है, जो कि हमने पहले से रिवॉल्व करके रखी थी दोस्तों यहाँ पर। तो ये आईसी भी हम इसको लगा देते हैं क्लीन करके। देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट से लोग काम करते हैं और किस तरह कस्टमर को दे देते हैं बिल्कुल सेट को तबाह करके। चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले आईसी भी लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि सेट हमारा पूरा ऑन हो चुका है, डिस्प्ले नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर किसी टेक्नीशियन ने ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, डिस्प्ले आईसी भी निकाल चुके हैं और यहाँ पर डायोड भी निकला हुआ है। देखिए लाइट का जो डायोड है, देख सकते हैं आप, वो भी निकला हुआ है। ये मेरे नज़र से आउट हो चुका था, नहीं तो मैं पहले लगा देता। सो ये मैंने चेक नहीं किया, नहीं कर पाया, इस पर नज़र ही मेरी गई नहीं। तो ये होता है कि टेक्नीशियन को बारीकी चीज़ों पर भी नज़र रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको हमको डायोड लगाना पड़ेगा, तो मैं किसी स्क्रैप पीसीबी से निकाल कर इसका डायोड लगा देता हूँ और फिर हम इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे।
तो दोस्तों देखिए, फाइनली हमारा फोन ऑन हो चुका है और बहुत मेहनत करने के बाद ये फोन ऑन हुआ है। हालांकि इसमें कुछ नहीं किया, देखा जाए तो सर्किट का नॉलेज और सप्लाई को नॉलेज के साथ में हमने फोन ऑन किया। हमने इसका डिस्प्ले ग्राफिक्स बनाया, हमने इसका लाइट भी बनाया क्योंकि लाइट का डायोड नहीं है। अक्सर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो डायोड को उल्टा लगा देते हैं और यहाँ से क्योंकि किसी टेक्नीशियन ने इसकी शॉर्टेज निकालने के चक्कर में इसके सारे कंपोनेंट निकाल दिए, इसकी डिस्प्ले आईसी, इसका डायोड और बहुत सारे कैपेसिटर। उसके बाद फिर भी क्योंकि बट वो एंडलेस काम नहीं कर पाते, इस वजह से वो फोन ऑन नहीं कर पाते। तो अब इसको बूटिंग होने में टाइम लग सकता है। ये किसी भी वजह से डेड हो सकता है और किसी भी वजह से शॉर्ट हो सकता है क्योंकि ये हीट बहुत ज्यादा कर रहा था और ये इसका ना डिस्प्ले आ रहा था ना ग्राफिक्स आ रहा था, सिर्फ बूट कर रहा था 300 के ऊपर जाके और डायरेक्ट 20-30 के ऊपर जाकर, अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो 300-400 के ऊपर जाके बूट कर रहा था, जो कि नॉर्मल बूट करना चाहिए। जीरो से नॉर्मल बूट करना चाहिए 80-90 से जाकर बूट करना चाहिए। बट तो हमारा साइड यहाँ पे चालू हो चुका है, तो हम वेट करेंगे इसका पूरा ऑन होने पर और पूरा वीडियो देखते रहिए क्योंकि मैं आपको बक लाइन कन्वर्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, सीपीयू कैसे वोल्टेज लेता है, वो पूरा मैं आपको ऑन बोर्ड आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हमने ये फाइनली ये मोबाइल फोन ऑन किया और बात सिर्फ इस फोन की नहीं है, बात बहुत से फोनों की है कि लोग किस तरीके से काम करते हैं, सिर्फ ऊपरी कंपोनेंट पे काम करते हैं या सिर्फ आईसी निकाल कर लगा लेते हैं, बट लाइनों को ढूंढना, उनका फॉल्ट ढूंढना, यही मोबाइल रिपेयरिंग होती है। तो इस वीडियो से आप समझ में आया होगा कि किस तरह के टेक्नीशियनों से, जो टीचर हैं, उनसे आपको सीखना। अगर उनसे सीखोगे तो आप क्या नहीं बन जाओगे। और हमारे पास में एक्सपीरियंस हर चीज का है पढ़ाने का, हमारे खुद के सर्किट नॉलेज का और हमारे वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर बात करें, आइए आपको बक कन्वर्टर थोड़ा बताते हैं, बक लाइन। तो आपको तो पता है ना, आपके मोबाइल फोन में पावर देने के लिए जो पावर मैनेजमेंट होता है उसको हम पावर आईसी बुलाते हैं दोस्तों। हालांकि अभी 2 लगी होती है, मैं दोनों के फंडे बताता हूँ, बहुत डिटेलिंग में वीडियो नहीं बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। तो क्या होता है, ये हमारा सीपीयू होता है दोस्तों, ठीक है। जनरली हमारे पावर को जो वोल्टेज देता है वो हमारा बी बैट की लाइन होती है, जो हमारे पावर को वोल्ट देती है। और आपको पता है वो वोल्ट आपके बैटरी कनेक्टर का वोल्ट होते हैं, जो बेसिकली एक 4 वोल्टेज माने जाते हैं, मैक्सिमम 4.2, मिनिमम 3.7 वोल्टेज होते हैं। मैं एक मान के एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 4 वोल्टेज। सो आपके जब आप बैटरी लगाते हो तो पावर को 4 वोल्ट मिल जाते हैं, पर सीपीयू को 4 वोल्ट नहीं चाहिए। सीपीयू को यहाँ पे वर्क होने के लिए दोस्तों आपको जो वोल्ट चाहिए ना, उस वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है 0.9। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो 1.1। तो इसको हम बेसिकली कोल वोल्टेज बोलते हैं, सीपीयू को जो चालू होने के लिए, वर्किंग होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 वोल्टेज आ रहे हैं, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.9। तो ये जो लो कन्वर्जन है, ये जो लो कन्वर्जन क्या काम कर रहा है, तो पावर आईसी के अंदर है ना दोस्तों, एक बक कन्वर्टर बनाया गया है। पावर आईसी के अंदर एक बनाया गया है बक कन्वर्टर। तो एक बेसिकली पावर आईसी एक आपका बक कन्वर्टर की तरह भी काम करता है। ये बक कन्वर्टर क्या करता है, ये आपके 4 वोल्टेज को कम करता है और बक कॉइल के थ्रू, इसलिए इसको बक कॉइल बोला जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि मैंने बताया कि पावर को चालू होने के लिए 4 वोल्टेज चाहिए, पर सीपीयू को चालू होने के लिए 4 नहीं, उसको लो वोल्टेज चाहिए। तो आपको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को कन्वर्ट करना है। बेसिकली आपको यहां से यहां पर इसको कन्वर्सन करना है। तो बेसिकली इस तरह के कन्वर्सन को हम जैसे कि बहुत सारे नाम दे सकते हैं। इसको देखिए, क्योंकि यहां पर भी डीसी है और यहां पर भी डीसी है, तो ये इसको बोलते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर। तो ये एक तरह से डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी है। इसको बक कन्वर्टर भी आप बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं बक कन्वर्टर। तो बेसिकली इसको बक कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, इसको डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, और इसको स्टेप डाउन कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। स्टेप डाउन कन्वर्टर क्या होगा कि ये लो वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा। तो ये आपके कहां लगा होता है? पावर आईसी के अंदर। अब पावर आईसी के अंदर लगेगा, सीपीयू को डायरेक्ट नहीं जाता है, उसके बीच में बूस्ट कॉइल होते हैं, जो कि हमने देखा था। और जनरली एक बूस्ट कॉइल नहीं होगा, और बहुत सारी लाइनों के साथ में ये बक कन्वर्टर लगा होगा, जिसमें इस तरह के बूस्ट कॉइल आपको दिखेंगे। जो पावर आईसी के पास आपने जनरली पावर आईसी के पास जो बूस्ट कॉइल देखते हैं, मैं दिखाता हूं, यहां दिखाइए जरा, ये देखिए, यही सेट था जो हमने अभी चालू किया। आप देख सकते हैं यहां से डैमेज था, कि हमने डायोड, यहां पे इसका डायोड चेंज किया, यहां हमने इसका डिस्प्ले आईसी लगाया, और यहां पर हम बात करेंगे, ये देखिए, ये जो बूस्ट कॉइल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोस्तों बक, यहां पे हम बात करेंगे, ये होता है बक कॉइल, इनको बक कॉइल बुलाते हैं, और इसको बूस्ट कॉइल बोलते हैं। बेसिकली है तो ये बूस्ट कॉइल, पर ये बक कॉइलों के काम करता है, और इनका जो मान होता है 0.6, 0.7, 0.8 या 0.9, इस तरह से हेनरी, माइक्रो हेनरी, इस तरह से हेनरी होता है, लो होता है। जबकि लाइट में लगे हुए उनका होता है 4 to 10 माइक्रो हेनरी, और यहाँ पे कम होता है। तो ये जो लगे होते हैं, इनका काम ये होता है कि भाई आपके जो वोल्टेज है उसका, यहां पर आपके वोल्टेज क्या है? हाई, और यहां पे आपके वोल्टेज है लो। तो ये जो हाई से लो करता है, इसके बीच में आपको बक कॉइल लगी होती है, और यही इस बक लाइन को मेंटेन करती है। तो हमने देखा कि इसी लाइन पर हमारे को यहां पर बीप आ रहा था दोस्तों, एक सिरे पे बीप आ रहा था, और जबकि यहां पर रीडिंग आना चाहिए, यहां आना चाहिए 300 के ऊपर, लगभग 250 के ऊपर रीडिंग या जीआर जिसको हम बोल सकते हैं आना चाहिए, पर हमको बीप आ रहा था, और वो बीप हमको आ रहा था 1.2। आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर, एक मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, 1.2 बीप आ रहा था। तो बीप आने के कारण मुझे सबसे पहले मैंने बक कॉइल को निकाला। मान लीजिए ये आपका बूस्ट कॉइल है, मैंने इसको निकाला, तो मेरे पास अब 2 टिप्स मिल गए। सो ऑब्वियस है कि मैंने यहाँ पर चेक किया, तो मुझे यहाँ पर तो रीडिंग मिल गई, पर मुझे यहाँ पर 1.2 सेम मुझे यहाँ पर शॉर्टिंग मिली। तो ऑब्वियस है कि मैं सबसे पहले सीपीयू को रिवॉल्व करूंगा। तो ये मेरा पहला सोल्यूशन होना चाहिए, सीपीयू को रिवॉल्व करना। अगर मैं सीपीयू को रिवॉल्व करता हूं उसके बाद और लगाता हूं, फिर भी यहां पर 1.2 करके अगर मैं बूस्ट कॉइल लगा के वापस यहां पर अगर शॉर्टिंग आ रही है, तो मतलब मेरा सीपीयू शॉर्ट हो चुका है, तब मुझे सीपीयू को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। बट अब बात करते हैं ये मैंने कैपेसिटर से कैसे चेक किया। तो दोस्तों इसी लाइन पर आपको इस तरह के फिल्टर कैपेसिटर देखने को मिलते हैं, ये देखिए फिल्टर कैपेसिटर देखने को मिलते हैं, और इन कैपेसिटर को भी दोस्तों बक कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक होते हैं बक फिल्टर कैप्स, जिनको बक फिल्टर कैप्स बोलते हैं। और इसी कैपेसिटर पे हमको 1.2 आ रहा था, क्योंकि ये इस बूस्ट कॉइल की लाइन को के लिए फिल्टर लगा था, और बेसिकली यही बूस्ट कॉइल यहाँ पे भी 1.2, यहाँ पे भी 1.2, क्योंकि सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। हमने यहाँ पर चेक किया, हम इन कैपेसिटर को निकालते रहते तो हमारे पास कोई भी फॉल्ट नहीं बन पाता, तो हमने डायरेक्ट किस पे काम किया, जो हमारी शॉर्टिंग की जगह थी। अगर आप गलती से यहां पर आप शॉर्ट किलर लगा देते, दोस्तों यहां पे आप समझिए, अगर आप गलती से यहां पे शॉर्ट किलर लगा देते, तो आप अपने सीपीयू को पूरा शॉर्ट कर देते। 110% सीपीयू आपका शॉर्ट हो जाता और लीकेज हो जाता, और आपको इसको सिर्फ चेंज करना होता। अगर आप गलती से यहां पर इस लाइन पर 4 वोल्टेज दे देते, तो सीपीयू आपका निपट जाता, तब भी आपको सीपीयू को चेंज करना पड़ता। तो देखिए कितना सारा नॉलेज, कितना सारा ज्ञान, अगर आप ये सब आपको मिल रहा है, तो ही आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। ये आपकी बक कन्वर्टर, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, बीबैट आपके पावर को 4 वोल्टेज देता है, पर पावर आपके सीपीयू को 4 नहीं देता है, उसको 0.9 मैक्सिमम 1.1, जिसको बक लाइन बोलते हैं, कोर वोल्टेज अगर हम सीपीयू के लिए बात करें तो। बट बक वोल्टेज हम बक लाइन बोलेंगे, जो बक कन्वर्टर जो कि पावर के अंदर से लगा होता है, जिसका काम ये होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। इसको डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोलते हैं, और इसको हम स्टेप डाउन कन्वर्टर भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इसी में फीडबैक की लाइन भी इसमें होती है, उसके साथ यहाँ पे आपको कैपेसिटर पैरेलल में मिल जाते हैं इसके फिल्ट्रेशन के लिए, जो कि सीपीयू के साथ है। उसके बैकग्राउंड में देखें, यहाँ पर यहाँ दिखा दीजिए,
यहाँ पर आपको देखिए पूरा झुंड लगा होगा, ये पूरे आपके सीपीयू के फिल्टर कैपेसिटर हैं। तो जनरली शाउटिंग मोबाइल में हमेशा ये लाइन जरूर चेक करनी चाहिए। अभी हमने एमआई के साइड में चेक किया तो हमको 1.2 जो कि शॉर्ट मिला था। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट किलर लगाते या 4 वोल्टेज डालते इसको देखने के लिए रोजिंग डाल के कि कौन सा लाइन हमारा शॉर्ट या कौन सा कैपेसिटर है, तो भाई आपका सीपीयू निपट जाता। ऐसा बिल्कुल मत करना और नॉलेज के साथ काम करना और एस्टर टेलीकॉम को ज्वाइन करो। आज ही अपनी सीट बुक करो और इंतजार करो अपनी क्लास का। आपको मार्केट में चुनिंदा टेक्नीशियन में से एक बनाएंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू वेरी मच।